इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधा। 懸命の救命、措置が行われている最中ですので、ご質問の今後の政局に与える影響等は今、この触れるべきではないと思いますし、私自身もそうしたことを考えてはおりません。まずはこの現実の厳しい状況に対して、救命措置等がしっかりと行われる、政府としてはあらゆる事態に対応できる万能の措置を用意をする、これが大事であると思っています。2問目、お願いします。はい、本日の対応で決まっていることがあれば教えてください。また自民党総裁として閣僚を帰京させましたが、はい、今後の選挙戦についてどう対応するお考えかお聞かせください。はい、今後ですが、まずこの後、閣僚をすべて帰京させたいと思います。閣僚を集めて、今回の事態について、認識、そして政府としての対応、これを共有し、そして確認をする、これを行いたいと思っています。そして今後の選挙等の日程については、今何も決まっておりません。今後の事態をしっかり把握した上で適切に対応していかなければならないと思っています。以上です。各社さんお願いします。はい。はい。本日この後閣僚を集めた際に閣僚に対して何か指示を出されるお考えはい。まず実態を把握をした上で、政府として必要な対応をしていかなければいけないということです。ですから実態をまずしっかり把握した上で、それぞれ閣僚役割があるわけですから、その状況に応じてしっかり責任を果たしてもらわなければならないと思っています。いずれにせよしっかりと状況を確認することから始まり、政府としてはあらゆる事態に対応できるよう適切な対応を考えていきたいと思っています。総理、はい。TBS の報道特集の金平です。はい。言いようのないような衝撃的な事態ですけれども、はい。総理または総理経験者がですね、襲われて倒れるという事態というのはあってはならない事態で、はい、戦前の5.15事件のことも想起されますけど、はい、戦前的な状況が出てきたんじゃないかというような声ももうすでに聞こえていますけれども、戦前的なですね、このような大きな意味での言論状況、社会状況について、総理として、あるいは岸田さんご本人、ご個人としてのですね、ご所感をですね、今述べていただけますか。今回の犯行について、犯人像あるいは背景について今現在जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को आप सुन रहे हैं। उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने संबोधन के दौरान वो कुछ देर के लिए भावुक भी हो गए। उन्होंने शारीरिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर हमला था, फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है शिंजो आबे की, लेकिन हमारे डॉक्टर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं उन्हें बचाने की। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया इस वक्त फूमियो किशिदा की ओर से, जो कि जापान के प्रधानमंत्री है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी है कि वो है कि शिंजो आबे को बचाया जाए, और दूसरी बात उन्होंने जो साफ साफ कहा है, जो एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है, और इसको देखिएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई है ये माफी के लायक नहीं है, ये माफी के लायक घटना नहीं है। तो दो बहुत ही बड़ी बातें सामने आई है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि कैबिनेट के सभी मिनिस्टर को टोक्यो बुलाया गया है, कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, और मीटिंग के बाद यह तय होगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल एक सवाल पूछा गया था कि इलेक्शंस को लेकर, आपको बता दें कि यहां पर रविवार को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जिसमें अपर हाउस के मेंबर्स चुने जाएंगे, उसको लेकर सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में तय होगा कि आगे क्या किया जाना है। लेकिन दो बड़ी बातें सामने आई है। पहली प्रायोरिटी है
कि शिंजो आबे को बचाया जाए और दूसरा है कि ये माफी लायक घटना नहीं है। अब इसकी तह तक जाने की बात कर रहे हैं फूमियो किशिदा। उनसे सवाल पूछा गया हमलावर को लेकर भी, तो उन्होंने कहा कि हमलावर के बैकग्राउंड को अभी और समझना होगा, इसे अभी और खंगाला जा रहा है। अभी इस हमलावर यामागामी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। शिंजो आबे की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी ओर से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए कातिलाना हमले के बाद प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का ये पहला बयान। あらゆる事態に対応できる万能の措置を用意をする、これが大事であると思っています。2問目、お願いします。はい。本日の対応で決まっていることがあれば教えてください。また自民党総裁として閣僚を帰郷させましたが、はい、今後の選挙戦についてどう対応するお考えかお聞かせください。はい。今後ですが、まずこの後閣僚をすべて帰郷させたいと思います。閣僚を集めて今回の तो आपको बता दें कि शिंजो आबे की हालत नाजुक है, ये बताया गया है। जापान के प्रधानमंत्री की ओर से डॉक्टर्स उनको पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल सबसे बड़ी उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो है शिंजो आबे को बचाना। डॉक्टर उसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि फूमियो किशिदा के आंख नम हो गए जब ये बातें रख रहे थे। वो बहुत भावुक हो गए जब वो मीडिया से इस बारे में बात कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप कह सकते हैं कि प्रोडिजी हैं वो शिंजो आबे के, यानी फूमियो किशिदा बहुत ही करीबी नेता उनके माने जाते हैं। और जब उन्होंने तय किया कि शिंजो आबे स्टेप डाउन करेंगे तब उन्होंने भरोसा जताया फूमियो किशिदा पर और बहुत ही करीब उनका माना जाता है। और कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से फूमियो किशिदा को तैयार किया था। और यही वजह है कि जब उनके बारे में बातचीत हो रही थी उस वक्त फूमियो किशिदा के आंखों से कई मतलब आंसू आ गए थे, आंखों में नम हो गई थी, भावुक हो गए थे। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है कन्विक्शन के साथ, वो कहा है कि ये जो घटना है माफी के लायक नहीं है। इसका साफ संकेत पॉलिटिकली भी है और साथ ही साथ उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया है कि अभी आगे क्या होना है ये जब कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्रियों को बुलाया गया क्योंकि सभी लोग अलग अलग देश के हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। जब सब टोक्यो वापस आ जाएंगे, टोक्यो में फिर जब मीटिंग होगी उसके बाद आगे की यहां पर रणनीति तय की जाएगी, क्या करना है। उनसे सवाल इलेक्शन को लेकर भी किया गया क्योंकि रविवार को इलेक्शन होने हैं, क्या इलेक्शन के डेट्स को लेकर या इलेक्शन को लेकर कुछ होना है। तो उनका कहना है कि फिलहाल इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है तब तक इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन फूमियो किशिदा जो कि प्रधानमंत्री हैं इस वक्त जापान के, शिंजो आबे के बेहद करीबी हैं, बहुत लंबे वक्त के उनके साथ रहे हैं। और यही वजह कि 2020 में जब उन्होंने स्टेप डाउन किया था तब फूमियो किशिदा को उन्होंने अपनी जगह दी थी। देवेंद्र, अभी जो उन्होंने बातें कही उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उनके जो कितने करीब है वो साफ जाहिर होता है, जो भावुक हो गए। और दूसरा जो उनका एक पॉलिटिकल मैसेज था कि ये घटना माफी लायक नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि सरकार इसको लेके बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टेप ले सकती है। वो स्वाभाविक बात है अमित, अगर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये रिएक्शन तो स्वाभाविक से है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़्यादा बड़ी चिंता आपकी उनकी ये होगी कि जो कैबिनेट के सहयोगियों को जब टोक्यो में बुलाकर फिर जब वो बैठक करेंगे तो ये इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हमारे जो सिक्योरिटी सेटअप हैं उसको अब कैसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये घटना निश्चित तौर पे जापान की पुलिसिंग को लेके एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अभी जापान के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता भी सिर्फ दो होगी। एक तो पहली चिंता ये है कि शिंजो आबे को कैसे बचाया जाए, डॉक्टर किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके हिस्से में जो जिम्मेदारी आएगी वो ये कि सिक्योरिटी को लेकर, पुलिसिंग को लेकर आगे क्या कुछ किया जाना है, क्योंकि पुलिसिंग के मामले में जापान निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि अब सबसे बड़ी बात जो सामने आएगी वो होगी कि किस तरह से अब सिक्योरिटी जो लैप्सेस जो नजर के सामने निकल कर आए हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। वैसे आपको बता दें कि जापान में ज्यादातर जो पुलिसिंग होती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डिजिटली की जाती है। वहां पर हर जगह पे आपको कैमरास नजर आएंगे, कैमरे के जरिए लोगों पर नजर रखी जाती है। साथ ही साथ हर किसी की प्रोफाइलिंग होती है। जैसे ही आप जापान में कदम रखते हैं आपकी प्रोफाइलिंग शुरू हो जाती है और हर किसी की प्रोफाइलिंग, यानी कि वहां का कोई भी अगर सिटीजन है किसी भी शहर से दूसरे शहर जाता है तो भी पता लगता है कि कौन सा नया व्यक्ति इस शहर में आया है, उनको मॉनिटर किया जाता है। और वहां पर फेस रिकॉग्निशन कैमरास का इस्तेमाल होता है, वो वहां पर वाद्य है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह सवाल उठते हैं कि आपके प्राइवेसी में दखल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान में आपकी हर एक जानकारी पुलिस के पास होती है, डेटाबेस में रहता है। तो वहां पर पुलिसिंग जो होती है ज्यादातर डिजिटली होती है, वहां पर पर्सन टू पर्सन वहां पर बहुत ज्यादा पुलिसिंग नहीं की जाती। और पुलिसिंग वहां पर ऐसी होती है कि
लोगों को इजाजत नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट करें सारी चीजों को लेके। लेकिन वहां पर एक जो माइंडसेट है सबसे ज्यादा, वो राइट विंग की एक माइंडसेट है जो ये मानता है कि जापान एक वर्ल्ड पावर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जैसे जापान की स्थिति थी वैसी स्थिति आज भी होनी चाहिए। लेकिन उनका मानना है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल हमले देखे गए हैं। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर जिक्र किया जाए तो उनके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी 1992 में इसी तरह से जानलेवा हमला हुआ था, जिस पार्टी से खुद शिंजो आबे आते हैं। हमारे साथ जनरल मेस्टन भी जुड़े हुए हैं। जनरल मेस्टन, जिसका जिक्र अभी देवेंद्र भी कर रहे थे, अब तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की भी रहेगी कि एक सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अभी मौजूदा हालात है उसके हिसाब से आगे इस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि शिंजो आबे पर हमला होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है जापान जैसे देश के लिए। अमित, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जैसे मैंने भी बताया कि सिक्योरिटी का रिव्यू पक्का होगा और मेरे ख्याल इसमें इंडिया से काफी उनको चीजें मिलेंगी, मतलब सीखने लायक, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी नेटवर्क, खासकर वीवीआईपी सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, ये बहुत अव्वल दर्जे की है। एक्सपीरियंस है हमारा, मैंने आपको बताया, वो कॉन्वॉय में जाना, एयरक्राफ्ट में जाना, फूड टेस्टिंग से लेके इनर सिक्योरिटी, पेरीमीटर स्कैनिंग, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ये हमारी इसमें बहुत ही तजुर्बा है। लेकिन अब सवाल सिक्योरिटी में यही उठते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एंट्री हर जगह जापान जैसे देश में बहुत ईजी थी और जिस प्रकार ये ऐसा लग रहा था कि ये शायद फोटोग्राफर है। और मेरे को याद आता अफगानिस्तान में भी जब अहमद शाह मसूद को तालिबान ने मारा था, वो भी एक इंटरव्यू ऐसे घुसा था, खैर वो हालात अलग थे, लेकिन वो भी एक कैमरा लेके घुसा था इंटरव्यू करने। तो अब क्या है कि आपकी जो मीडिया है, प्रेस रिपोर्टर्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल हर जगह एंट्री करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कई सर्वेलेंस स्टेजेस पार करने पड़ेंगे, स्क्रीनिंग स्टेजेस। तो सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी तो बहुत अहमियत चीज है जिसकी रिव्यू जापान करेगा। और अब जापान में भी जिस प्रकार आप भी गए हुए हैं, हम सारे गए हुए हैं, वहां पर कितनी ओपन चीजें थी, लेकिन अब हमारे लिए भी वहां थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत डिटेल चेकिंग होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये वर्ल्ड का भी एक ऑर्डर बनता जा रहा है, एवरीवेयर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती जा रही है और इसमें आम जनता को इनकन्वीनियंस होगी। और दूसरी एक और चीज देखनी है, जिसने ये किया क्यों है। देखिए, काफी इसमें चीजें निकाली जाएंगी और तुरंत जो मेरे ख्याल है, सबसे पहले तो इसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, ये मैरिड है, अनमैरिड है, किस प्रकार है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि नहीं है, और दूसरा इसका व्हाट्सएप में, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वगैरह में कहाँ ये किस प्रकार के मैसेजेस था, एफिलिएशन। तो इसमें या तो इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या इसको सबवर्ट किया गया है चाइना या नॉर्थ कोरिया द्वारा, तो क्योंकि उनको पता है कि क्वाड का लीड इन्होंने लिया था आबे ने, और आज चाइना के लिए और नॉर्थ कोरिया के लिए ये खिलाफ में है, क्योंकि साउथ ये इंडो पैसिफिक रीजन में, ये सी में काफी एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा। तो ये थोड़ा हो सकता है कि एक सबवर्जन, ये देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, MH370 भी जो डाउन हुआ था मलेशिया एयरलाइन से, जो चीन जा रहा था, आज तक कुछ नहीं पता चला वो हुआ क्यों। हो सकता है उसमें भी पायलट्स को सबवर्ट कर दिया गया। तो ये भी आजकल एक दुश्मन की टैक्टिक्स है, सबवर्जन करो ऐसे लोगों को और एक आध कोई करो कि वो पता भी ना चले और इसकी कोई लीड भी ना मिले, तो पॉसिबिलिटी वो भी है। तो आप एक असैसिनेशन की ओर भी आप करेंगे, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न सर एक चीज बताएं कि जापान के अंदर जो एक चीज समझ में आई कि जापान में एक राइट विंग काम करता है और उसका एक्सट्रीम ये मानना है कि जो प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सिचुएशन था, जहां पर जापान वन ऑफ द वर्ल्ड पावर था, उस पोजीशन को हासिल करें। उनका यह मानना है कि क्योंकि अभी के जो पॉलिटिकल एंटिटीज या पार्टी लीडर्स हैं वो इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जिस वजह से हो नहीं पा रहा है जापान, और जापान कहीं ना कहीं एक सबऑर्डिनेट होकर रह गया है अमेरिका का। और इसी तरह के जो राइट विंग के लोग हैं, इन्होंने इससे पहले भी कई सारे 90s में इस तरह के हमले किए थे। देखिए, ये राइट विंग जहां तक है, ये हर देश में है। आप जर्मनी में देख लिए, वहां कुछ लोग हैं जो हिटलर के लिए अभी भी अलाइंड हैं। आप रशिया में अभी देख लिए, वो सोवियत एम्पायर वापस उसमें जाना चाहते हैं। जापान में भी है राइट विंग और इंडिया में भी है कुछ जो बात करते हैं कई सालों की पहले कि इंडिया को वो होना चाहिए था। देखिए, अब आप हकीकत में देखिए, जापान आज बहुत बड़ा डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नहीं है, बहुत डेवलप्ड है। उसने 1962 में जाके तो बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी थी, वो भी आपके 1945 न्यूक्लियर अटैक के बाद। उसकी जो मैन पावर है, जो ट्रेंड है, जो क्या नाम है, उनकी डिवोशन टू कंट्री है, तो वो मेरे ख्याल ज्यादा प्रोग्रेसिव रही है। और उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है, वो न्यूक्लियर नहीं गए हैं और उन्होंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तौर पे अमेरिका से वहां बेसिस दिए हैं। लेकिन यस, वो एक होता है कि सेल्फ रिलायंस, हम अपने आप में खड़ा हो
तो देखिए आज दुनिया की कोई भी ताकत सेल्फ रिलायंस में तो खड़ी हो नहीं सकती, कोई भी। आप रशिया को भी देख लिए, कितनी भी वो कर लिए, क्योंकि आजकल अलायंसेस वगैरह भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल ये राइट विंग हर कंट्री में है, लेकिन राइट विंग की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक बड़ी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव है। लेकिन जापान को आप देखिए कितना डेवलप कर गया है। आप हम लोग सब गए हैं, इतनी डेवलपमेंट है वहाँ, ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चलती है, पीपल आर सो पंक्चुअल। और ये अगर वो राइट विंग वाली वो जो बात करे तो वहां तो चीजें और खराब ही हो जाएंगी। तो रेडिकलिज्म जो राइट विंग में वो बोलूंगा वो किसी भी कंट्री के लिए लाभदायक नहीं। आप तो अफगानिस्तान को देखिए, तो इतना एक लिबरल स्टेट होता था 60-70s में, और आज सबसे ज्यादा रेडिकल स्टेट वो हो गया है। आप पाकिस्तान को देखिए, तो रेडिकलिज्म या राइट विंग किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम बहुत हमारी प्री ग्लोरी रेस्टेड हो जाएगी। और शायद यही वजह कि जो जापान में लोगों ने जिसको अपनाया और जो डेवलपमेंट उन्होंने किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। देवेंद्र, एक जो चीज है जिसका जिक्र भी मेंशन सर ने कर, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शिंजो आबे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको माना जाता है कि जिन्होंने क्वाड की नींव रखी, और क्या क्वाड की नींव भी रखी, और उनके इनिशिएटिव की वजह से आज आप देख रहे हैं कि क्वाड अपने मूलभूत इसमें स्वरूप में आया, जहां पर चारों देश एक साथ मिलकर अब मीटिंग्स भी कर रहे हैं और आगे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बना रही हैं। तो ऐसे में आप शिंजो आबे को किस तरह के ऐसे लीडर को देखते हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे लीडर का, अगर हम तो चाहते हैं भगवान करे कि वो ठीक हो जाए, उनका ना रहना या उनका गाइडेंस ना मिलना उनके देश की पार्टी को, वो भारत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वाड की जो संकल्पना उन्होंने रखी और आज जो मूर्त रूप दिख रहा है, जिस पर जो स्वरूप दिख रहा है, वो सीधे सीधे भारत के संदर्भ में अगर आप बात कर लें चाइना को लेके तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। दूसरी तरफ जापान और भारत के रिश्तों को लेकर जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था। शिंजो आबे आमतौर पे माने जाते थे बहुत पोलाइट नेता, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ होती थी वो बहुत एग्रेसिव होती थी और बहुत खुलकर होती थी। जिन पॉलिसी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ की पढ़ाई जो उन्होंने की थी अमित, वो यूएस में जाके की थी सेंट्रल पॉलिसीज़ को लेकर, और वो चीज़ उनके स्टूडेंट लाइफ से ये कहा जाता था कि पॉलिसीज़ के मामले में, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसी हो तो या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो तो, उसमें वो बहुत सख्त और क्लियर कट नज़रिया रखते थे, क्लियर कट रवैया रखते थे। चाइना को लेकर उन्हें बखूबी मालूम था कि चाइना की घेरेबंदी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं, किन किन देशों को खतरा है, ये सारी चीज़ें वो बखूबी समझते थे। और भारत के कंसर्न को लेकर जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो भारत की चिंताएँ रहती हैं लगभग सेम पेज पे वो रहते थे चाइना के संदर्भ में, और वहाँ पर निश्चित तौर पे इतने बड़े नेता का इस स्थिति में होना, भारत तो सिर्फ यही प्रार्थना करेगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है कि शिंजो आबे जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। भले ही अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहें, लेकिन निश्चित तौर पर अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को गाइड करने में उनका रोल बहुत अहम रहता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिंजो आबे का जिक्र जो हम लगातार कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे उस दौरान भारत और जापान के बीच बहुत सारी हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। उसमें एक अहम चीज आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच जो एक सबसे अहम डिफेंस हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है, जिसके तहत तैयार हुआ है कि जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, यानी कि बिना मानव रहित, क्या कह सकते हैं, मानव रहित, चाहे वो आपके हम कह सकते हैं कि बोट्स हो, शिप्स हो, या फिर एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स हो, या फिर ग्राउंड व्हीकल्स हो, उस पर लगातार भारत और जापान साथ में काम कर रहे हैं। और शिंजो आबे के रहते हुए ये डिफेंस पार्टनरशिप हुई थी। जनरल मेस्टन हमारे साथ है, इस पर ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं। जनरल मेस्टन, जो भारत और जापान के बीच शिंजो आबे के रहते हुए जो डिफेंस पार्टनरशिप हुई थी, उस दौरान उसमें खास तौर पर भारत ने जोर दिया था कि दोनों देश मिलकर किस तरह से अनमैन्ड व्हीकल्स पे काम कर सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो पानी हो, या फिर हम कह सकते हैं जमीन हो। जापान की जहाँ तक टेक्नोलॉजी नो हाउ है, मेरा खुद तजुर्बा है कि इनकी जो रोबोटिक नॉलेज है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छी है, और इंडिया और जापान इसमें बहुत हद तक आगे इस पे कॉपरेशन कर रहे हैं। हमारी डिफेंस कॉपरेशन इस पे बहुत अच्छी है, और जो आपने बोला अनमैन्ड व्हीकल्स वगैरह में भी, रोबोटिक व्हीकल्स में, और हमने खुद वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे, तो उसमें क्या है कि उनकी जो माहिरता है, और इंडिया की भी माहिरता मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी है, और हमारी जो यूथ है, जो टेक्निकल नो हाउ हमारा है, और जापान की जो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, जो क्वालिटी है, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। तो इंडिया का जो ब्रेन्स है और वहाँ का जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ये सारा मर्ज करके, तो ये जो जॉइंट कोलैबोरेशन चल रहा है ये बहुत अच्छा है। और इसमें जो आबे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये रखा था, तो मेरे को लगता है कि इससे दोनों देश को फायदा है, और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो हमें बहुत ही फायदा रहेगा भविष्य में, क्योंकि देखिए डिफेंस एक ऐसी चीज है, उसमें जितना भी विस्तार से देखा जाए तो हर चीज की अहमियत है। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीज, एक छोटे कंपास से लेके बड़ी से बड़ी टैंक और मिसाइल
से लेके हर चीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लेके हर चीज, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ही अहमियत रखता है। तो उस लिहाज से हमारे देश के लिए, और बड़ा अच्छा आपने बताया कि हमारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स और जापान के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स बिल्कुल कन्वर्ज करते हैं। हमारा जो कॉमन थ्रेट है, कॉमन एनिमी है, वो कॉमन है दोनों के लिए। चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, उस तरफ उनके लिए तो नॉर्थ कोरिया भी ऐड हो जाता है, हमारे लिए चाइना है। तो ये सारा देखते हुए, और वेस्ट में हमारे पाकिस्तान है, तो कॉमन कंसर्न्स हैं। फिर हमारी ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और साथ में डिफेंस रिलेशनशिप, और तीसरा जो है ये बुलेट ट्रेन वगैरह, जो अभी हमारा एक नया बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट चल रहा है, अहमदाबाद और बॉम्बे वाला, तो इसमें हमारे को काफी फायदा है। और मैं फिर दोहराता हूं कि जो जापानीज की जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अव्वल दर्जे, वो कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करते। देखिए, कंट्री लाइक अमेरिका भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है स्टैंडर्ड्स में, लेकिन हम सबको पता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स और हमारी टेक्निकल नो हाउ, और उनकी भी टेक्निकल नो हाउ, मेरे ख्याल ये दोनों देश के लिए और डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बढ़ता ही रहेगा। और सर, हम उम्मीद ये करते हैं कि जो फूमियो किशिदा है वो भी आगे शिंजो आबे के कह सकते हैं नक्शे कदम पर आगे चलेंगे। और भारत और जापान के बीच जो शिंजो आबे ने एक दोस्ती की, हम कह सकते हैं कि जो मोटी, हम कह सकते हैं नींव डाली है प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर, वो भी आगे बने रहे। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमें अच्छी खबर जरूर जानने को मिलेगा। लेकिन हालांकि इस वक्त जो खबर आ रही है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है शिंजो आबे, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और फूमियो किशिदा ने बताया कि पहले प्रायोरिटी है कि किस तरह से उनको अभी खतरे से बाहर निकाला जाए। लेकिन कुल मिलाकर अभी वो एक खास मीटिंग भी करने जा रहे हैं। जापान में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। उस पर क्या खबरें निकल कर आ रही है ये भी आपको बताएंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है आज की सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि शिंजो आबे पर जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल उनकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।